हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजी बाबा में। देखिएगा, ये हमारा आज का क्लास जो है आपका चौथा क्लास है ना, जो उच्च शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला परिचारक भर्ती आई हुई है। इसका जो है एग्ज़ाम जो है ये देखिएगा आपके सितंबर में देखिएगा नवंबर दिसंबर में क्या है तो संभावित है। ठीक है, इसका परीक्षा जो है आपके नवंबर दिसंबर में क्या है तो संभावित है, और इसी डेट को हम लोग आपका ठीक है संभावित डेट मानते हुए आपकी क्लासेस कंटिन्यू करते हैं। और आज की हमारी ये क्लास है आपका विज्ञान का जो 60 नंबर वाला पोर्शन है उसको हम लोग स्टडी करेंगे, और ये आपका चौथा क्लास है ना। विज्ञान का ये चौथा क्लास आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे ये आपका पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया या किसने किया है, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है यहाँ पे न्यूटन, ऑप्शन बी है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये क्या है ना, वो पीपीटी बनाते समय बी सी जो ऑप्शन होता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो हम लोग क्या है उसको करेक्ट करने से अच्छा है जो ऑप्शन सही है ना उसको हम लोग सही लेंगे। जैसे ये है न्यूटन, सी कोपरनिकस, बी गैलीलियो, डी आइंस्टीन। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये याद रखना है। यहाँ पे आपका जो यहाँ पर सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन ए न्यूटन, है ना। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूटन। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन जो है न्यूटन के द्वारा किया गया था। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम क्या होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम क्या होता है, तो यहाँ याद रखिएगा। मान लीजिए ये दो पिंड है, ठीक है, दो पिंड कहें या दो वस्तु कहें, इन दो पिंडों के बीच मतलब इन दोनों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का जो परिणाम है, ठीक है, इन दोनों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है जिसको हम लोग फोर्स कहते हैं, इसका जो परिणाम है ना, इसका मतलब कहने का मतलब इसका जो रिजल्ट है वह उन पिंडों के द्रव्यमान, मतलब ये पिंड है, ये पहला पिंड है, मान लीजिए इसका द्रव्यमान m1 है, और ये दूसरा पिंड है इसका द्रव्यमान m2 है, उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। ठीक है, इनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की ये जो दूरी है, उनके बीच की ये जो दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके क्या तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, समानुपाती मतलब समान होना। ठीक, समानुपाती का मतलब क्या होता है, देखिए ये फोर्स जो है ये समानुपाती है किसके, तो इनके पिंड के दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के। उसी प्रकार ये जो फोर्स है ये व्युत्क्रमानुपाती है ना, व्युत्क्रमानुपाती है किसके, तो याद रखिएगा यहाँ पे इनके बीच के दूरी के। ठीक, इनके बीच के दूरी के। तो यहाँ से एक फार्मूला आपको जो मिलता है फोर्स का आकर्षण बल का, ये होता है आपका जी। ठीक है, कैपिटल जी के बारे में याद रखिएगा, ये गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। कैपिटल जी क्या होता है तो याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। ठीक, कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। अब मैंने क्या बताया, ये दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है, और साथ ही जो दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है। ठीक, तो F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 डी। ठीक है, अपॉन डी, यही क्या है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है। इसमें प्रश्न में अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि इसका कारण आपको बताना है। देखिए यहाँ पे समझिएगा, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में, निर्वात जहाँ क्या होता है वायु अनुपस्थित होता है। ठीक है, निर्वात में क्या याद रखना है आपको, वायु जो है वायु अनुपस्थित होता है। तो वायु अनुपस्थित होता है इसका मतलब क्या है कि वहाँ कोई भी माध्यम नहीं है, वहाँ क्या है माध्यम नहीं है। ठीक है, तो अंतरिक्ष यात्री निर्वात में
सीधे खड़े नहीं रह सकते, या अंतरिक्ष यात्री जो है ना, ठीक है, हाँ एक्चुअल में मैं इसको, ठीक है चलिए इशू को समझिए, ठीक, फिर हम लोग चंद्रमा वाले को बाद में डिस्कस करेंगे। देखिएगा, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, ठीक है, क्यों, इसका कारण समझिएगा, क्योंकि अंतरिक्ष में जो है, जो गुरुत्व है, ठीक, अंतरिक्ष में जो आपका गुरुत्व बल होता है, ये क्या होता है, कम होता है, ठीक, अंतरिक्ष में गुरुत्व बल कम होता है, या ऐसा कहें अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के कारण अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं हो पाते, ठीक, इसका कारण क्या है, तो याद रखिएगा, कम गुरुत्व का होना, ठीक, अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के कारण जो है अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, ठीक है। अच्छा, कम गुरुत्व के कारण होता क्या है, तो देखिएगा, कम गुरुत्व के कारण जो अंतरिक्ष यात्री, ठीक है, अंतरिक्ष में गए हुए होते हैं, उनकी पेशी, ठीक है, उनकी जो पेशी मतलब उनकी मांसपेशियां और अस्थियां जो हैं, हड्डियां, ठीक है, इनके घनत्व में क्या होता है, कमी आने लगती है, इनके घनत्व में क्या होता है, कमी आने लगती है, और घनत्व में कमी आने के कारण इनकी, ठीक है, अस्थियां और हड्डियों में क्या होता है, कमजोरी हो जाती है ना, क्या होता है, कमजोरी हो जाती है, जिसके कारण अंतरिक्ष यात्री जो है, ठीक है, कम गुरुत्व के कारण अंतरिक्ष में निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, ठीक है, निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पीसा, ठीक है, पीसा एक स्थान है, याद रखिएगा, ठीक है, पीसा एक स्थान है जहां आपको झुकी हुई मीनार देखने को मिलती है, तो पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है, इसका कारण क्या है, देखिए, पीसा करके एक स्थान है, वहां पे इस तरीके से क्या है, मीनार बना हुआ है, ये झुकी हुई मीनार है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, देखिएगा, ये अगर ऐसा रहता तो ये क्या होता, सीधा होता, लेकिन ये इतना डिग्री झुका हुआ है, ठीक, ये क्या है, इस तरीके से झुका हुआ है, उसके बाद ये गिरता क्यों नहीं है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक, उसके बाद ये गिरता क्यों नहीं है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए, वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है, बी, वह बड़े तरल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है, सी, इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है, और डी, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है, ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है, ठीक है, देखिएगा, किसी भी, ठीक है, कि कोई भी मान लीजिए स्ट्रक्चर है, उसका गुरुत्व केंद्र बिंदु जो है, किसी भी स्ट्रक्चर का जो गुरुत्व केंद्र बिंदु है, ठीक है, वो क्या करता है, उस वस्तु या स्ट्रक्चर का संपूर्ण जो उसका मास है, द्रव्यमान है, उसको क्या करता है, संकेंद्रित करके रखता है। मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है, समझिए, और ये इसका सेंटर, ठीक है, ये इसका क्या है, सेंटर पॉइंट है, ठीक, ये इसका क्या है, सेंटर पॉइंट है, तो यहीं पे इसका क्या होता है, गुरुत्व केंद्र होता है, और ये क्या करता है, पूरे स्ट्रक्चर का जो मास है उसको क्या करके संकेंद्रित करके रखता है, जिसके कारण पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है, स्थिर रहता है ना, जिसके कारण पूरा स्ट्रक्चर क्या है, स्थिर रहता है। और जब गुरुत्व केंद्र से ऊर्ध्वाधर जाने वाली रेखा उस तल से गुजरती है, ठीक है, मान लीजिए जैसे कि इस तल से ऊर्ध्वाधर रेखा यहाँ से क्या हो रही है, गुजर रही है, ठीक है, इस तल से क्या है, ये जो गुरुत्व केंद्र से ऊर्ध्वाधर रेखा जो गुजर रही है, ये क्या करती है, इसका नियंत्रण रखती है, ठीक है, इसका क्या करती है, नियंत्रण रखती है, ठीक है, सिंपल सी भाषा में समझिए, स्ट्रक्चर पर वो क्या करती है, नियंत्रण रखती है, और साथ ही गुरुत्व केंद्र है ना, उसके पूरे मास को क्या करता है, संकेंद्रित करता है, ठीक। अब पीसा के मीनार के बारे में हम लोग देखते हैं, पीसा का स्ट्रक्चर जो इस तरीके से क्या हुआ है, तो झुका हुआ है, अब ये झुका हुआ स्ट्रक्चर है, ये गिरता क्यों नहीं है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो इसका सिंपल सा जो आंसर है, याद रखिएगा, ठीक है, तो ये जो पीसा का मान लीजिए मीनार है, ठीक है, इसका गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा है, वो जो क्या करती है, मीनार के तल के अंदर रहती है, ठीक है, मीनार के तल के अंदर क्या करती है, रहती है, जिसके कारण जो झुकी हुई मीनार है वो नहीं गिरता, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर क्या हो जाएगा,
इसका गुरुत्व केंद्र पर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा जो है, ठीक, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा जो है कहाँ होती है, तो तल के अंदर होती है। ठीक है, क्या कहाँ रहती है, तो तल के अंदर होती है। ठीक है, याद रखिएगा इस मीनार के तल के अंदर क्या होती है, रहती है। इसी कारण देखिएगा जैसे ही जो उसकी ऊर्ध्वाधर रेखा है उसके मीनार, ठीक है, मीनार के अंदर के तल से, ठीक है, उसके एक्सिस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आएगा तो क्या हो जाएगी, ये जो मीनार है वो गिर जाएगी। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है कि पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है, क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। ठीक है, तल के क्या होती है, अंदर रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपका। देखिएगा यहाँ पे बोला गया है आपसे कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, ये आपको बताने हैं। ऑप्शन ए चार्ल्स न्यूटन, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी आइजैक न्यूटन, ऑप्शन डी जॉन एडम्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया है। और साथ में आपको याद रखना है आइजैक न्यूटन द्वारा गति के 3 नियमों का भी प्रतिपादन किया गया है। ठीक है, गति के 3 नियम का प्रतिपादन भी आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया है। साथ ही गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी, ठीक है, साथ ही गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, और इसी गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत में याद देखिएगा, इसी गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत में आइजैक न्यूटन के द्वारा कहा गया है कि पृथ्वी ही नहीं, ठीक है, पृथ्वी ही नहीं विश्व की प्रत्येक कण, ठीक है, विश्व की प्रत्येक कण जो है एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, पृथ्वी नहीं विश्व का प्रत्येक कण एक दूसरे को अपनी ओर क्या करती है, तो आकर्षित करती है। ठीक है, और कणों के बीच कार्य करने वाले, मान लीजिए पृथ्वी ही है ना, पृथ्वी जिस प्रकार से क्या करती है, गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्रमा को अपनी ओर खींच के रखती है ना, और जो हम लोग सैटेलाइट उपग्रह लॉन्च करते हैं उसको भी, है ना, गुरुत्वाकर्षण के कारण, उसी प्रकार विश्व का प्रत्येक कण भी एक दूसरे को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है। और अपनी ओर खींचने के लिए जो बल इस पर कार्य करता है, ठीक, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो बल इसको कार्य करता है उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, एक दूसरे की ओर जो बल कार्य करता है उसको क्या कहते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। देखिए, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर 2 गुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वो होता। मान लीजिए ये पृथ्वी है आपका, ये सूर्य है, इनके बीच अभी जो दूरी है ये है डी, अभी जो दूरी है वो क्या है, डी। और मान लीजिए ये पृथ्वी है ना, और ये सूर्य है, और उनके बीच ये जो दूरी है ये बढ़कर कितना हो जाता है, 2D। ये जो बढ़कर कितना हो गया, 2D। मतलब पहले याद रखिएगा इनकी जो दूरी थी उसकी अभी कितनी हो गई, अभी 2 गुना हो गई है ना। पहले जो इनकी बीच की दूरी थी उससे अब कितनी गुना हो गई, तो यहाँ पर 1 थी, यहाँ अब दूरी बढ़कर कितनी हो गई है, 2 गुना हो गई है। तो गुरुत्वाकर्षण बल पर जो प्रभाव पड़ता है तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन ए अब जितना है उसका 2 गुना होगा, बी अब जितना है उसका 4 गुना होगा, सी अब जितना है उसका चौथा भाग होगा, और बी डी अब जितना है उसका आधा भाग होगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा अब जितना गुरुत्वाकर्षण बल है उसका चौथा भाग होगा। ठीक है, देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच पहले डी दूरी थी, या कहा जाए 1 किलोमीटर की दूरी थी, जो अब बढ़कर 2 किलोमीटर हो गई है। तो उनका जो गुरुत्वाकर्षण जो है, ठीक है, पहले जितना था, पहले मान लीजिए उसका गुरुत्वाकर्षण 2 था, तो अब इसका गुरुत्वाकर्षण 2 का 1/4 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, आधा। ठीक है, 2 का 1/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए आपका अगला प्रश्न, देखिए यदि एक पंख, एक रबर की गेंद, एक लकड़ी की गेंद को निर्वात में, याद रखिएगा, समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिरा रहे हैं तो क्या होगा? ए, पंख सबसे पहले जमीन पे पहुंचेगा, बी, रबर की गेंद सबसे पहले जमीन पे पहुंचेगा, सी, लकड़ी की गेंद सबसे पहले जमीन पे पहुंचेगी, डी, तीनों एक साथ जमीन पे पहुंचेंगे, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो याद रखिएगा, यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, निर्वात। ठीक है, निर्वात में क्या होता है तो याद रखिएगा, माध्यम नहीं रहता है। निर्वात में माध्यम क्या होता है? अनुपस्थित होता है। ठीक, निर्वात में जो है क्या होता है, माध्यम अनुपस्थित होता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे वायु नहीं है, वायु नहीं है। ठीक है, तो वायु नहीं है तो जब क्या करेंगे आप, पंख को या एक रबर की गेंद को या लकड़ी की गेंद को एक समान ऊंचाई से, ठीक है, समान ऊंचाई से क्या करेंगे, नीचे गिराएंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे पंख को, रबर की गेंद को और लकड़ी की गेंद को एक समान ऊंचाई से क्या करेंगे, नीचे गिराएंगे। तो यहाँ पे तो निर्वात तो है नहीं। ठीक है, निर्वात है नहीं, जिसके कारण क्या है, वायु का किसी भी प्रकार के इसमें प्रभाव पड़ेगा नहीं। या वायु कई बार तेज होता है, कई बार कमी होती है, उसके कारण भी इसके गिरने की स्थिति में परिवर्तन होता। अब वो भी नहीं होगा तो इससे होगा क्या, तो याद रखिएगा, तीनों तीनों एक साथ जमीन पे पहुंचेंगे। तीनों जो है एक साथ जमीन पे पहुंचेंगे, चाहे कोई कोई हल्का हो या कोई भारी हो। ठीक, तीनों एक साथ क्या होंगे, जमीन पे पहुंचेंगे, चाहे कोई हल्का हो या कोई भारी हो। इससे निर्वात नहीं है तो हल्का भारी का यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक है, ये आपका अगला प्रश्न है और इस प्रश्न में बोला गया है, किसी पिंड का भार, मान लीजिए ये एक पिंड है और किसी पिंड का भार जो है ये आपसे पूछा गया है ना? किसी पिंड का भार जो है आपसे पूछा गया है। पृथ्वी के तल पर सब जगह समान होगा, ध्रुवों पर अधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। ठीक, ये आपको पृथ्वी है और ठीक है, पृथ्वी के अलग अलग जो, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये दो भाग में पृथ्वी को बांट रहा है। ये पृथ्वी का ध्रुव वाला हिस्सा है। ठीक है, याद रखिएगा, ये पृथ्वी का ध्रुवीय हिस्सा है। यहाँ पे आपको विषुवत रेखा, ठीक है, ये जो है क्या करती है, पृथ्वी को आधे भागों में बांटती है, वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, साथ में और कुछ अन्य रेखाएं भी देखने को मिलती हैं। तो याद रखिएगा, कोई भी पिंड जो है, आप यहाँ पे जाएंगे इसका भार अलग होगा, ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर भी उसमें कुछ आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। मास नहीं बदलता है लेकिन भार बदल जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, ठीक, तो प्रश्न बोला, किसी पिंड का भार जो है, याद रखिएगा, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। किसी पिंड का भार जो है, आपका सही उत्तर हो जाएगा, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ठीक, और ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है भूमध्य रेखा पर सबसे कम। ठीक, जो आपका गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक, इसका मान जो है इस भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। और जैसे ही आप इससे इस तरफ जाते हैं, ध्रुव की ओर, दोनों साइड ध्रुव की ओर जाते हैं, तो उसका गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। इसी कारण किसी पिंड का भार जो है ध्रुवों पर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। इसी कारण किसी पिंड पर, है ना, इसका भार जो है पिंड का क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, विषुवत रेखा पर कम होता है। ठीक है, और याद रखिएगा, कभी भी आपसे पूछा गया कि किसी पिंड का भार या वेट ये क्या होता है, तो याद रखिएगा, m इंटू जी। ठीक है, m जो है यहाँ पे क्या है, आपका मास द्रव्यमान, और g है इसका गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है ना, ये क्या होता है, m इंटू जी के बराबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर का भार होता है, ए, ध्रुवों पर अधिकतम, बी, पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान, सी, विषुवत रेखा पर अधिकतम, डी, मैदानी भागों के अपेक्षा पर्वतों पर अधिक। तो देखिए, चाहे वहाँ पिंड की बात हो, पिछले क्वेश्चन में मैं बताया, या किसी भी, ठीक है, चाहे पिंड की बात हो या किसी भी मानव की बात हो, ठीक है, चाहे किसी किसी भी मानव की बात हो, तो याद रखिएगा, ये जो विषुवत रेखा है,
इस पर गुरुत्वीय त्वरण जो है क्या होता है, मान कम होता है। लेकिन अब जब आप इससे ध्रुव की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक, जब लेकिन आप ध्रुव की ओर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर इसका क्या होता है, मान बढ़ने लगता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ने लगता है। तो चाहे पिंड हो या कोई माना हो, उसका भार जो है ध्रुवों पर अधिकतम होगा, उसका भार जो है ध्रुवों पर क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है, ये जो है आपका अगला प्रश्न है। इस प्रश्न में बात की गई है भारहीनता होती है ना, भारहीनता होती है, मतलब भारहीनता मतलब भार का अनुभव ना होना। ठीक, भारहीनता का मतलब क्या समझते हैं आप कि भार का अनुभव ना होना, ये क्या होती है, भारहीनता लगती है। ए गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में, सी निर्वात की स्थिति में, बी जब गुरुत्वाकर्षण घटता हो, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मान लीजिए आपने या आपका खुद का शरीर या आपने किसी वस्तु को उठाए रखा है, तो भार का अनुभव आपको बिल्कुल भी नहीं होता है। कहाँ पर, तो याद रखिएगा जब गुरुत्वाकर्षण जीरो हो जाएगा, ठीक है, जब आपका गुरुत्वाकर्षण जो है, ठीक, जब आपका गुरुत्वाकर्षण का मान जीरो हो जाएगा तो आपको भार क्या है, अनुभव नहीं होगा। वहाँ आपको क्या अनुभव होगा, तो भारहीनता का, वहाँ भार क्या हो जाएगा, याद रखिएगा आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसा समझिए जैसे कि आप जो है पृथ्वी पर इस जगह पे खड़े हैं और गुरुत्वाकर्षण क्या हो गया, ठीक है, जीरो है। तो गुरुत्वाकर्षण अगर जीरो है तो आपको अपने भार का अनुभव नहीं होगा। ठीक है, सिंपल से इतना ही याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो भारहीनता का अनुभव कब होता है, जब गुरुत्वाकर्षण का मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए या अचानक गायब हो जाए तो इसका परिणाम जो है क्या होगा, ये बताना है। उसका सही परिणाम आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया आप लोगों से। देखिएगा, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के निकट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपका गुरुत्वाकर्षण का मान क्या हो गया है, जीरो हो गया है। ठीक, गुरुत्वाकर्षण का मान क्या है, जीरो हो गया, या अचानक से जीरो हो गया। तो याद रखिएगा यहाँ जितने भी वस्तु हैं उनका भार क्या हो जाएगा, ठीक, उनका भार जो है याद रखिएगा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और जब भार शून्य हो जाएगा तो क्या आपको महसूस होगा, भारहीनता का महसूस होगा। लेकिन ठीक है, लेकिन वस्तु का द्रव्यमान जो है नहीं बदलेगा, वस्तु का द्रव्यमान जो है क्या हो रहेगा, उतना ही रहेगा। ठीक, वस्तु का द्रव्यमान क्या है, तो उतना ही रहेगा, वस्तु के द्रव्यमान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक है, ये आपका अगला प्रश्न है। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से कर पाता है। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और ये एक उपग्रह है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है और मान लीजिए ये क्या है, उपग्रह है। ये जो है क्या है, तो एक उपग्रह है ना। और ये किस कारण से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो याद रखिए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, किस कारण से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, है ना। किसके कारण, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक, मान लीजिए पृथ्वी से इसका एक पर्टिकुलर डिस्टेंस दी है ना, और यहाँ पर ये उपग्रह हम लोगों ने के द्वारा छोड़ा गया है ना, वैज्ञानिकों के द्वारा। तो ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, या ऐसा कहें अपने अक्ष पर ये उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो किस कारण से ये चारों ओर चक्कर लगा पाता है, ये इस स्थान से इधर क्यों नहीं चला जाता, या बिल्कुल अलग से क्यों नहीं हो जाता, या पृथ्वी के एकदम करीब क्यों नहीं आता। इसका कारण क्या है, केवल केवल गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, इसका कारण क्या है, तो क्या याद रखिएगा, है ना, इसका कारण क्या है, तो याद रखिएगा केवल गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। देखिए है ना, एक मिनट, इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करता हूँ दोस्तों। देखिए, ये पृथ्वी है, ठीक, पृथ्वी के ऊपरी हिस्सा में ये मान लीजिए इस तरीके का एक उपग्रह जो है वैज्ञानिकों के द्वारा छोड़ा गया है ना।
इस तरीके का उपग्रह वैज्ञानिकों के द्वारा छोड़ा गया है और ये अपने अक्ष पर जो है पृथ्वी के चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है। ठीक है, ये अपने अक्ष पर पृथ्वी के चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है। तो ये पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित दूरी में इस प्रकार से चक्कर किस कारण से लगा पाती है, प्रश्न में आपसे पूछा गया है। दूसरा चीज कि ये इसका दूरी जो है ना, ये इस तरफ क्यों नहीं आता या इस तरफ से, है ना, इसकी अपनी दिशा से भटक क्यों नहीं जाता, ये आपको ये जानना है। तो इसका कारण क्या है, तो याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि उपग्रह जो है अपने कक्ष में अभिकेंद्र बल के कारण, ठीक है, किसका, तो अभिकेंद्र बल के कारण। ये आपका यहाँ पे ऑप्शन डी केंद्राभूमि बल आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल का भी एक रोल है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहता, है ना, तो ये क्या करता है, इसकी स्थिति जो है नियत नहीं रह पाती, या तो इस तरफ से कैसे क्या होता, इसका डायरेक्शन से भटक जाता, ये पृथ्वी के बहुत करीब आ सकता था या बहुत दूर जा सकता था। ठीक है, लेकिन एक निश्चित दूरी का कारण जो है क्या है, तो याद रखिएगा केवल गुरुत्वाकर्षण बल है। साथ ही इस प्रश्न का उत्तर जो है ये होगा केंद्राभूमि बल। ठीक है, उपग्रह जो है अपने कक्ष में अभिकेंद्र बल के कारण, ठीक है, ये चारों चक्कर किस कारण से लगा पाते हैं, तो उसका कारण क्या है, चारों ओर चक्कर लगाने के इसका कारण क्या है, अभिकेंद्र बल है। और इसकी जो है स्थिति का नियत होना ये किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक है, एक लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होगा। ठीक है, देखिएगा, मान लीजिए ये इस तरीके की स्ट्रक्चर है। ठीक, यहाँ इस तरीके का आप लिफ्ट देख पाते हैं। ठीक है, इसको आप लॉक करते हैं, है ना, इस साइड में इसका बटन होता है, आदमी अंदर जाता है और यहाँ पर एक आदमी जो है, ठीक है, एक आदमी क्या करता है, इसके सीट पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो लिफ्ट क्या होता है, या तो ऊपर जाएगा या तो ये क्या होता है, नीचे आता है ना। लिफ्ट क्या करता है, याद रखिएगा, या तो ऊपर दिशा की ओर जाता है, बटन दबाने के बाद आप जिस फ्लोर में जाना चाहते हैं, या नीचे की ओर आता है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर अगर बैठ जाते हैं आप, है ना, इसके सीट पर अगर आप क्या है बैठ जाते हैं, ये प्रश्न पूछा है आपसे, कहो तो किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब अधिक मालूम होता है। तो व्यक्ति यहाँ पे क्या होता है, बैठा रहता है, तो इसका भार जो है कब अधिक मालूम होगा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ए, जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही हो। बी, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो। सी, समान वेग से ऊपर जा रही हो। डी, समान वेग से नीचे आ रही हो। तो यहाँ पर जो व्यक्ति यहाँ पे बैठा है उसे अपना भार, ठीक, उसे अपना भार कब अधिक लगेगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, जब लिफ्ट जो है त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही है। जब लिफ्ट जो है ऊपर जा रही होगी और आप इसमें बैठे होंगे, तो आपको अपना भार क्या लगेगा, अधिक लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक, ये आपका अगला प्रश्न है। इस प्रश्न में बोला गया है कि लोलक की कालावधि, मतलब जो टाइम पीरियड है, उसके बारे में पूछा गया है। ठीक, तो लोलक की काल अवधि, टाइम पीरियड के बारे में पूछा गया है। ए, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है। बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। सी, समय के ऊपर निर्भर करता है। डी, तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है। मान लीजिए इस प्रकार का एक बड़ा घड़ी है ना, यहाँ पे 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ 9 बजा है, और ये इस प्रकार का यहाँ लोलक है। ठीक है, ये लोलक क्या करता है, बेसिकली इस प्रकार के सेंटर में रहता है और यहाँ से इस दिशा की ओर जाता है, और यहाँ से ये समझिएगा, यहाँ से ये इस दिशा की ओर क्या करता है, दोलन करता है। ठीक, यहाँ से इस दिशा की ओर दोलन करेगा, इधर ये इस दिशा की ओर दोलन करता है। तो इस लोलक की जो है समय, ठीक है, मतलब इस दिशा जाने और इस दिशा जाने, मतलब इस दिशा जाएगा फिर वापस आके इस दिशा जाएगा, है ना। मान लीजिए ये इस दिशा में है, इससे फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा। ठीक है, तो इसको एक दोलन पूरा करने में कब अधिक समय लगेगा, या ठीक है, इस दोलन को पूरा करने में इसको कब, ठीक है, इसकी काल अवधि क्वेश्चन से लेते हैं। द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, समय के ऊपर निर्भर करता है। डी, तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है। तो याद रखिएगा, ये इसके लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ये जो है दोलन की लंबाई, ये दोलन जितनी क्या हो जाएगी, बड़ी होगी। ठीक है, ये दोलन जो है जितनी बड़ी होगी, उसको इसके आवर्तकाल यहाँ से फिर वापस आने, फिर वापस जाने और फिर वापस आने में उतना ही अधिक समय लगेगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, इस दोलन की लंबाई जितनी अधिक होगी, उतना ही इसको एक, ठीक है,
एक दोलन को कंप्लीट करने में समय लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है। अरे बाबू, ठीक है। देखिए, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े होने पर जो आवर्तकाल है, प्रदोल आवर्तकाल, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, ये एक सीट है। यहाँ पे क्या कर रही है एक लड़की, है ना, झूला झूल रही है। ठीक, ये एक सीट है, यहाँ पे एक लड़की क्या कर रही है, झूला झूल रही है। ये लड़की अभी क्या है, बैठी हुई है, बैठी बैठी झूला झूल रही है। लेकिन थोड़ी देर बाद ये क्या करती है, इस प्लेट पर ये खड़ी हो जाती है। ठीक है, इस झूले पर ये क्या करती है, लड़की जो है थोड़ी देर बाद, ठीक है, खड़ी हो जाती है। तो ये झूला जो है झूलती है ना, तो ये क्या होता है, इस तरीके से आगे आता है, फिर ये पीछे जाता है ना। इस तरीके से आगे पीछे झूला झूलती है, तो क्या होता है, झूला जो है आगे जाता है, पीछे आता है। ठीक, तो ये बैठी हुई अवस्था में, लेकिन जब ये खड़ी होती है तो ये झूला क्या करता है, आगे जाता है, पीछे का जाता है। तो उसका आवर्तकाल समय पूछा कि समय में क्या परिवर्तन हुआ। ए कम हो जाएगा, बी अधिक हो जाएगा, सी लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, डी अपरिवर्तित रहेगा। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा कम हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहले वो क्या करता है, पहले वो जब बैठी थी तो ये जो है इस तरीके से, है ना, पहले आगे आती थी, फिर पीछे जाती थी। कहने का मतलब एक बार जो पूरा कंप्लीट वो झूला झूलती थी तो इसमें समय जो है क्या होता था, कम लगता था। लेकिन जब वो इस पर प्लेट पे क्या हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी, तो ये इस तरीके से आगे आएगी, फिर पीछे जाएगी, तो इसमें जो समय क्या होगा, अधिक लगेगा। समय जो है क्या है, तो अधिक लगेगा। तो प्रदोष आवर्तकाल, कहने का मतलब क्या है, यहाँ समय अधिक लग रहा है तो कम झूला झूल पाएगी, है ना। कम ये क्या होगा, इसमें इस साइड आने और उस साइड जाने में अधिक समय लगेगा। और उसी प्रकार जब बैठी थी तो इस साइड आने और उस समय जाने में क्या होता था, कम समय लगता था। तो यहाँ पे खड़े होने पे क्या हो जाएगा, उसका आवर्तकाल मतलब आने और जाने में समय क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, जिसमें वो कम झूल पाएगी, है ना, कम झूला झूल पाएगी। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये है पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है कब। मान लीजिए इस तरीके का स्ट्रक्चर आप देखेंगे ऐसा। ठीक है, यहाँ पे 12, 3, 6, 9 बजा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका, ठीक है, इस तरीके का आप देखते हैं पेंडुलम घड़ी। ये क्या होता है, इस तरीके से पहले इस तरफ जाता है, फिर इस तरफ जाता है, इस तरफ जाने के बाद पूरा इस तरफ जाता है, फिर इस तरफ आता है, फिर इस तरफ जाता है। तो पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से कब चल सकती है, आपको बताना है। देखिएगा, गर्मी के दिन में होता क्या है, इसकी लंबाई बढ़ जाएगी तो वो कम गति से चलेगी। ठीक है, लंबाई जो है बढ़ जाती है, कम गति से चलेगी। लेकिन जब, ठीक है, लेकिन आप देख पाएंगे, ठीक है, लेकिन आप देख पाते हैं यहाँ पे, ये जो है शीतकाल में, किसमें, तो शीतकाल में, कहने का मतलब जो ठंडी के दिन है, ठंडी के दिन में क्या होती है, इसकी जो पेंडुलम की लंबाई है थोड़ी सी कमी आने लगती है। पेंडुलम की लंबाई में थोड़ी सी क्या होती है, कमी आने लगती है, सिकुड़ने लगती है। कब, तो शीतकाल में। तो इसके कारण क्या होती है, तीव्र गति से चलने लगती है। ठीक है, ये उसमें लंबाई में, है ना, पेंडुलम की लंबाई में थोड़ी सी कमी आपको अनुभव होती है, जिसके कारण ये शीतकाल में क्या होती है, तेज गति से चलने लगती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास मैं इतना ही रखता हूँ, आप पढ़ते रहिए। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं, है ना, जितने भी क्वेश्चन है सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो याद रखना है, सब जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और किसी न किसी परीक्षा में आपके पूछे गए हैं। किसी न किसी परीक्षा में ये प्रश्न जो है पूछे गए हैं, और निश्चित ही यहाँ से आपको पेपर में, आपके परिचारक के पेपर में बिल्कुल ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, ऐसी मुझे, है ना, संभावना लगती है। तो जितने भी चीज़ें हैं, जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया है, आप उन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे और बार बार पढ़ते रहें और रिविजन भी करते रहें। ठीक है, चलिए आज का क्लास में इतना ही रखता हूँ।